नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं एक रियल हॉन्टेड स्टोरी। पहले मैं बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है, ये असली पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड कहानियां सुनाता है, रियल हॉन्टेड स्टोरी सुनाता है। देखिए, हमारा बैकग्राउंड भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है भाई। हमारा ऐसे ही देखिए, हमने ये सब लगाया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। लाइट वाइट आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, पर जो भी लाइट आ रही है आप हमें देख तो पा ही रहे हैं। तो हमारा जो कंटेंट है, मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो कहानी है वो आप अंत तक सुनिए, वो बहुत अच्छी होगी। और भाई दोस्तों, नमस्कार, जय बालाजी दोस्तों। और मैं ये कहूंगा कि हम लोग जो है ना, एक नेचुरल, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी सुना लो यार, क्या है स्टोरी है। आज हमारे जो है नानी, दादा, दादी कहीं भी बैठ के कहानी सुना देते थे। कोई जरूरी थी कि उसके लिए स्टूडियो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हम लोग बस ऐसे ही सुनाते हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो एक इस कहानी के ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है, जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। ये जो पिक्चर थी द एग्जॉर्सिस्ट, इसी के ऊपर आज हम कहानी मतलब हम सुनाने जा रहे हैं। ये पिक्चर एक रियल घटना पे आधारित थी, मतलब एक रियल घटना घटी थी और उसके ही ऊपर से ये पिक्चर बनी थी। दोस्तों, अब मैं आपको देखिए बताना चाहूंगा कि ये जो पिक्चर थी द एग्जॉर्सिस्ट, ये रिलीज हुई थी 1973 में। अच्छा। और 73 में, 1973 में 1973 में ये दोस्तों आज तक की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक घटना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि द एग्जॉर्सिस्ट मूवी जो है, इसमें जो कहानी जो दिखाई गई है, अगर आपने देख रखी है ये मूवी, ज्यादातर लोगों ने शायद देख रखी हो क्योंकि बहुत ही फेमस मूवी है। पर अगर किसी ने ना देखी हो तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर देखना, आपको मजा आएगा। हाँ, और देखोगे तो और मजा आएगा, क्योंकि हमारा वीडियो देखने के बाद उसमें और इंटरेस्ट आपको आएगा। दोस्तों, ये जो एग्जॉर्सिस्ट मूवी है, इसकी जो कहानी थी, इसको ऐसे ही नहीं उठाया गया है। इसको जो बहुत सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, जो रियल घटना घटी थी उसके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे वो, और एक जो प्रीस्ट थे जो इस कहानी में इन्वॉल्व है, एक मुख्य किरदार है, उनकी बातों को सुनकर इस कहानी की जो कहानी है, वो पूरी स्टोरी है, वो लिखी गई थी स्क्रिप्ट। अभिषेक भाई, प्रीस्ट प्रीस्ट मतलब क्या? दोस्तों, प्रीस्ट मतलब फादर, जो कि चर्च में होते हैं। हाँ, तो उन्हें प्रीस्ट कहा जाता है। पादरी भी कह सकते हो, अपन हिंदी में शुद्ध भाषा में पादरी भी कहते हैं उनको। बहुत सारे लोगों को दोस्तों शायद पहले से पता हो प्रीस्ट का मतलब, पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो। तो उसी के लिए दोस्तों हमने ये ट्रांसलेशन करके आपको बताया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कहानी थी, जो द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की जो फिल्म की कहानी थी, उसमें क्या था? उसमें ये था कि एक लड़की होती है 13 साल की। वो 13 साल की लड़की के ऊपर दोस्तों कोई स्पिरिट, डेविल, भूत, जो भी आप कहें, वो पोजेस कर लेता है उसकी बॉडी को, मतलब उसके ऊपर चढ़ जाता है उसकी बॉडी में मतलब। हाँ। तो उसके बाद उसको मतलब बहुत सारी बुरी बुरी अलग अलग तरह की घटनाएं उसके साथ घटती हैं, जाहिर सी बात है। और एट द एंड वो सही हो जाती है, और सही हो जाती है, वो जैसे पहले नॉर्मल थी वैसी हो जाती है। ये थी मूवी की कहानी। पर यहाँ पे जो मूवी की कहानी है और जो रियल में घटना घटी है, उसमें थोड़ा सा अंतर। वो अंतर क्या है? वो अंतर तो अभिषेक भाई मेरे ख्याल से ये है कि पिक्चर में बताया कि भाई ये लड़की के ऊपर भूत पोजेस होता है, भूत जो है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसमें होता ये है कि एक ये ट्विस्ट है उसमें। अब हमारी स्टोरी सुनोगे तो ये समझ में आएगा कि उसमें ऐसा नहीं है। असली स्टोरी में, ये असली स्टोरी ये कहती है कि एक लड़के के ऊपर भूत चढ़ा था, मतलब वो पोजेस करा था उसकी बॉडी को। तो असली में लड़के के ऊपर एक भूत ने पोजेशन किया है। जो कहानी है, फिल्म की कहानी है, उसमें एक लड़की को दिखाया गया है कि उसके ऊपर भूत चढ़ा। अब लड़की को क्यों बताया गया है?
ये तो हमारी स्टोरी पूरी सुनेंगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो इसीलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, तभी ये बात आपको पता चलेगी कि ऐसा चेंज क्यों है। तो अब दोस्तों हम जो रियल कहानी है उसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल करो। दोस्तों ये जो केस है इसको कहा जाता है मैरीलैंड केस। इसको मैरीलैंड केस इसलिए दोस्तों कहा जाता है क्योंकि जो मैरीलैंड नाम की जो जगह है वहां पर ये घटना घटी थी, इसीलिए इसे मैरीलैंड केस कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दोस्तों कहानी का जो मेन पात्र है वो है एक 13 साल का लड़का जिसका नाम था रोलैंड ड्यू। रोलैंड ड्यू नाम का ही वो लड़का था जिसके ऊपर एक डेविल ने, एक शैतान ने, भूत ने, स्पिरिट ने उसकी बॉडी पर अपना कब्जा करा था। अब दोस्तों ये बात है 1949 की, 1949 की बात है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ सही से चल रहा था और रोलैंड ड्यू अपने घर में रहा करता था, जाहिर सी बात है, उसके माता और पिता के साथ। अब रोलैंड ड्यू बहुत ही अच्छा था, एक आम सा लड़का, जो नॉर्मल सा एक लड़का था। आजकल जो बच्चे आप घूमते फिरते रहते हैं और नॉर्मल बच्चा, कुछ नहीं, आराम से अपना खेलता कूदता बच्चा था। तो दोस्तों वो खेलता कूदता आराम से रह रहा था। एक दिन क्या होता है कि एक दिन रोलैंड ड्यू की एक आंटी थी जिनका नाम था मिले। वो रोलैंड ड्यू के घर आती हैं उससे मिलने। अच्छा। रोलैंड ड्यू के घर वो आती है उससे मिलने। आपको लग रहा होगा यार ये तो बस साधारण सी बात है, कुछ नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि रोलैंड ड्यू की जो आंटी मिले थी वो अपने साथ एक गिफ्ट भी लाती हैं, और वो जो गिफ्ट था वो था दोस्तों ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड, हो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओइजा बोर्ड क्या है। शायद आपसे कुछ मित्रों को पता हो कि ओइजा बोर्ड उसके क्या ऊपर है, हमने वीडियो बनाया है। पर अगर आपको डिटेल में जानना है ओइजा बोर्ड क्या है तो आप वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल। पर क्योंकि ये कहानी मैं अभी सुना रहा हूं, इसमें ओइजा बोर्ड का जिक्र है, तो मुझे ओइजा बोर्ड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए अभिषेक भाई। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, ओइजा बोर्ड क्या होता है, एक कार्डबोर्ड का, लकड़ी का एक ऐसे शेप का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ए से जेड तक, और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। एक तरफ यस लिखा होता है, एक तरफ नो लिखा होता है, ये सब उसमें छपा होता है। एक इतनी बड़ी गोटी कह लीजिए, प्लेंचेट जिसको कहा जाता है, वो होती है। वो कुछ ऐसे हार्ट के शेप की होती है जो कि ओइजा बोर्ड के ऊपर रखी होती है, और अपनी 2 फिंगर्स को उसके ऊपर रख के आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये होता है भाई ओइजा बोर्ड। अब जो आंटी मिले थी वो यही वाला ओइजा बोर्ड लेकर आई थी गिफ्ट के तौर पर रोलैंड ड्यू के लिए। तो दोस्तों क्या बात है। रोलैंड ड्यू को वो गिफ्ट दिया आंटी ने, और गिफ्ट देने के बाद रोलैंड ड्यू और आंटी दोनों उसके साथ खेलने लग गए भाई। वो नॉर्मली खेलने लगे कि भाई स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन करने लगे, आपस में मिलके खेलने लगे। उंगली वो रख रही है, आंटी रख रही है, लड़का रख रहा है, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और नॉर्मली वो खेल रहे थे ना, किसी स्पिरिट से वो हो रही थी कम्युनिकेशन, आराम से खेल रहे थे वो। तो ऐसे ही दोस्तों खेल रहे थे, कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया स्पिरिट के साथ, पर जाहिर सी बात है बस वो लोग फन के लिए भाई खेल रहे थे, मजा लो मजा। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब चलता रहता है। 2 दिन बाद आंटी जो थी मिले, वो अपने घर वापस चली जाती है। वापस जाने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल था। दोस्तों जब आंटी मिले अपने घर वापस चली गई, उसके बाद ही सब कुछ दोस्तों स्टार्ट हुआ जब वो घर चली गई। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको दोस्तों अभी बताता हूं। दोस्तों 15 जनवरी 1949 की एक घटना है, 1549 की। हाँ, रात 2 बजे की। रात 2 बजे दोस्तों जो वहां पर घर पर रोलैंड ड्यू और उसके माता पिता रह रहे थे, और रहते थे आम से जैसे रहते हैं, पर रात को 2 बजे 15 जनवरी 1949 को अचानक से पानी की आवाज आना शुरू हो गई। अचानक से मतलब किस तरह की आवाज? पानी की मतलब कहीं पानी बह रहा है या बरसात हो रही है, किस तरह की? जी देखिए, पानी कहीं पे बह रहा है, कल जो बहता है पानी, आवाज दोस्तों आना शुरू हो गई।
और कहीं पे भी पानी का कोई नल या टैप कहीं खुला हुआ नहीं था, पर तो भी आवाज आ रही थी। अच्छा दोस्तों फिर यहीं पर बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं उस घर में घटने लगी। अजीब अजीब सी चीखने की आवाजें भी आने लगी, कुछ अजीब से साए दिखने लगे रोलैंड ड्यू को। रोलैंड ड्यू का जो बर्ताव था वो बहुत ही अभिषेक भाई, अलग ये था। तुम्हारी स्टोरी जो है बड़ी रोचक जा रही है, पर अभिषेक भाई ये अचानक से ये होने क्यों लगा? इसका कारण ये हो सकता है कि वो जो फन के लिए खेल रहे थे, कहीं ना कहीं कोई स्पिरिट अट्रैक्ट हो रही थी, पर वो समझ में नहीं आ रहा था, ना हो रहा था ऐसा कुछ। ये बाद में वो उसका असर होने लगा, ऐसा में शायद हुआ हो ऐसा। जी दोस्तों, तो ये तो आप जब स्टोरी एंड तक सुनेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। दोस्तों तो यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। रोलैंड ड्यू का जो बर्ताव था, जो उसका बिहेवियर था, उसमें एक बहुत ही एक्सट्रीम चेंज आ गया। वो अजीब से बर्ताव करने लगा। कभी वो रात में अचानक से उठ जाता, अपने बेड पर बैठ जाता, बरोबर। कभी अचानक कहीं भी चल देता, अजीब सी आवाजें निकालता था, चीखने लगा। ठीक। ये सब देखकर जाहिर सी बात है उसके माता पिता बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए, घबरा गए। तो दोस्तों ये सब हो ही रहा था और एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट जो कि हुआ, वो क्या? ये बहुत ही अजीब था। वो क्या? दोस्तों 26 जनवरी की हाँ। तारीख थी 1949। अचानक से रोलैंड ड्यू के घर पर एक फोन आता है, एक कॉल आता है। अच्छा। और जब वो कॉल पिकअप करते हैं जी। तब कॉल पिकअप करने के बाद उस कॉल में उन्हें ये पता चलता है कि जो आंटी मिले थी उनकी मृत्यु हो गई। क्या बात! अरे बाप रे तो बाप। दोस्तों आंटी मिले जो कि अभी 2-3 दिन पहले हाँ, खेल के गई। इनके पास आई थी, घर पे आई थी, रह रही थी, खेल रही थी, तो उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। तो ये सुनने से जाहिर सी बात है रोलैंड ड्यू को बहुत दुख भी हुआ लगा, बहुत जोर का। हाँ वो सही और है। फिर इन्होंने पता करने की कोशिश की कि आंटी मिले की कैसे मृत्यु हुई। अच्छा। तो दोस्तों उसके बारे में अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हुई, जिसका रीजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में नहीं पता चल पाया। अब ये सारी घटनाओं को देखते हुए जो माता पिता थे वो बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए। परेशान हो जाएगा कोई व्यक्ति तो इधर उधर दौड़ेगा। आज आपके कोई तकलीफ है तो दवा भी लोगे, दुआ भी लोगे, इधर भागोगे, उधर भागोगे, अपने 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 व्यक्तिगत जो तुम्हारा प्रिय है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। वही सोचते हुए माता पिता उनके दौड़ते हुए कहाँ गए? दोस्तों बहुत ही डर गए थे, और डर गए थे एक और कारण था उसमें कि जो रोलैंड ड्यू था उसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान उभर के दिखने लगे, जबकि रोलैंड ड्यू कहीं गिरा नहीं था, उसे कोई चोट नहीं लगी थी, पर तो भी घाव के निशान दिख रहे थे। तो इसीलिए जो माता पिता थे उन्होंने जो प्रीस्ट थे उन्हें कांटेक्ट करा, कॉल करा। उन प्रीस्ट का दोस्तों नाम था रेमंड। रेमंड नाम के प्रीस्ट को जो फादर हैं उन्हें कांटेक्ट करा और अपनी सारी जो बातें थी, अपनी सारी चीजों को बताया, परेशानियां बताई उनको। ये बताने के बाद जो रेमंड नाम के प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उन्होंने कॉल किया विलियम को। विलियम भी दोस्तों एक प्रीस्ट थे। तो रेमंड ने उन्हें सारी बातें बताई रोलैंड ड्यू के बारे में। तो विलियम और रेमंड ने ये डिसाइड करा कि हम लोग अब रोलैंड के घर जाएंगे और रोलैंड के घर जाकर हम उसकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों रोलैंड के घर ये लोग पहुंचते हैं। विलियम और रेमंड दोनों ही जो फादर थे, प्रीस्ट थे। वहां पर जब वो एंटर हुए तो जो रोलैंड का कमरा था उसके अंदर वो लोग एंटर हुए। रोलैंड अपने बेड पर लेटा हुआ था, बहुत ही अजीब सी हालत में। रोलैंड जो था उसके जो होंठ थे वो बहुत ही काले, ब्लैक एकदम बहुत ही ब्लैक थे और उसकी आंखें बंद थी। जब पादरी ने उनकी आंख खोल के देखा और देखने के बाद पादरी ने जो उसमें पाया वो एक चौंकाने वाला था। उसकी आंख जो अंदर थी बिल्कुल लाल, रेड, खून जैसी आंखें दिख रही थी। पादरी तुरंत पीछे हट गए उसकी आंख देखने के बाद। और उसके बाद पादरी ने आपस में बात करने लगे
अभिषेक भाई। तो दोस्तों वो लोग बहुत ही उन्हें अजीब लगा, मतलब देखने के बाद जाहिर सी बात है अजीब लगेगा। उसके बाद जो विलियम थे और जो रेमंड थे, दोनों जो प्रीस्ट थे, उन्होंने रोलैंड के माता पिता को ये कहा कि हमें लगता है कि रोलैंड के ऊपर कोई बहुत ही खराब स्पिरिट ने या फिर डेविल ने, शैतान ने ये शायद कब्जा करा हुआ है इसके शरीर पर। सही। तो दोस्तों इसे हटाने के लिए उन्होंने कहा हमें एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस करनी पड़ेगी। एग्जॉर्सिज्म मतलब ये समझ लिए एक तरह का कि भाई ये पादरी जो क्रिश्चियन से होते हैं ना, तो उनके यहाँ एग्जॉर्शन बोलते हैं, जो अभिषेक, हाँ अभिषेक भाई बोल रहे जो। और बहुत सी जगह कुछ कहेंगे पूजा पाठ करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तांत्रिक विद्या फलाना इनका दुनिया की चीज होती है, उसी में से एक ये है एग्जॉर्सिज्म। हाँ, तो एग्जॉर्सिज्म का मतलब दोस्तों सिंपल है कि किसी की बॉडी में अगर कोई बुरी आत्मा, स्पिरिट या फिर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी ने अगर कब्जा कर लिया हो, तो उसको उस बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, उसे हम एग्जॉर्सिज्म कहते हैं। बरोबर बरोबर। तो एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस स्टार्ट करी, करीब 4-5 घंटे तक वो प्रोसेस चली। अभिषेक भाई कहीं ना कहीं ऐसा और भी था ना कि ये तीसरे किसी उसको भी लेके आए थे इसमें? नहीं दोस्तों, अभी मतलब शुरू में विलियम और रेमंड ही ने ये प्रोसेस करी थी एग्जॉर्सिज्म की। अच्छा। तो वो प्रोसेस के दौरान दोस्तों उन्हें एक और चीज जो कि विलियम ने बाद में बताई है अपने इंटरव्यूज में, कि जो वो था लड़का रोलैंड ड्यू, वो हवा में ऐसे थोड़ा सा उठता है। अच्छा, उठ रहा था मतलब हवा में वो। तो ये सारी चीजें बहुत ही डरावनी टाइप की घटनाएं घट रही थी, बहुत ही चीख रहा था वो, भयभीत करने वाली चीजें है उस एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस के दौरान। तो 4-5 घंटा दोस्तों जब ये प्रोसेस चली एग्जॉर्सिज्म की, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया जो लड़का था रोलैंड ड्यू। तो जो विलियम थे और रेमंड थे, उन लोगों ने ये कहा कि अब ये नॉर्मल है, और ये कहकर वो लोग अपने घर वापस चले गए। अब दोस्तों जब वो अपने घर वापस चले गए, तो उसके बाद 2 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। पर 2 दिन बाद फिर से वैसी ही विचित्र घटनाएं घटना शुरू हुई। जो रोलैंड था वो अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ था, मतलब पूरी तरह से जो डेविल का वश था उसकी बॉडी के ऊपर से वो नहीं गया था। उसका कारण था क्योंकि एक और घटना घटती है। रोलैंड ड्यू एक पेन और पेपर लेकर पेपर में लिखता है, आई एम डेविल इटसेल्फ एंड आई विल शो माई साइंस इन 10 days। मतलब कि इसका मतलब है कि दोस्तों उसने ये लिखा पेज पर या कागज पर कि मैं एक डेविल हूं, मैं एक शैतान हूं, और मैं अपने जो रियल कलर्स हैं मैं आपको 10 दिन के अंदर दिखाऊंगा। अच्छा, ये इस तरह की विचित्र बात उसने पेपर पे लिखी। ये पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है उसके माता पिता चिंतित हो गए, और उन्होंने फिर से विलियम को कॉल करा और ये सारी बातें बताई। ये जानकर विलियम और रेमंड भी घबरा गए कि आखिर एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस के बाद भी ये कैसे हुआ। हाँ, ये कैसे हुआ, अभी तक मतलब जो डेविल है, जो बुरी आत्मा, स्पिरिट है, वो अभी तक इसके शरीर को छोड़ के नहीं गई। तो उन्होंने कांटेक्ट करा दोस्तों पी वॉल्टस को। पी वॉल्टस एक बहुत ही सीनियर बिशप थे, एक बहुत ही सीनियर प्रीस्ट थे। तो उन्हें कांटेक्ट करा, और इस बार पी वॉल्टस भी वहां पर घर पर आए, मतलब रोलैंड ड्यू के घर पे। दोस्तों आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा पहले, कि जो पी वॉल्टस है, पी वॉल्टस ने डिस्कवरी जो चैनल है, डिस्कवरी चैनल पे इसी बारे में, इस केस के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, और उसमें पी वॉल्टस ने सारी जानकारियां इस केस की शेयर करी थी। अच्छा। तो दोस्तों जो पी वॉल्टस है, जब वो इनके घर आते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो शैतान है, मतलब ये जो डेविल है, ये बहुत ही खतरनाक है, और इसीलिए ये जो है इजीली इनके शरीर को नहीं छोड़ रहा है। तो हमें फिर से एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस को करना पड़ेगा। बरोबर। अब दोस्तों फिर से एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर से एग्जॉर्सिज्म करा जाता है। करीबन 7-8 घंटे तक एग्जॉर्सिज्म चलता है। ओहो, बहुत लंबा भाई।
दोस्तों 7-8 घंटे तक ये जो चला एग्जॉर्सिज्म, उसके बाद 19 अप्रैल 1949 के दिन जो रोलैंड ड्यू था वो पूर्णतः नॉर्मल हो गया। उसके अंदर से बॉडी से शैतान चला गया। अब दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आप बिल्कुल एकदम से अपने दिमाग में ये सोचिए और आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चा ऑटोमेटिक जमीन से ऊपर उठ रहा है और हम उसको देख रहे हैं और उसके माँ बाप उस स्थिति में उसको देख रहे हैं। उनको कितनी कष्ट, कितना कष्ट, कितनी परेशानी होती होगी, ये एक एहसास करने वाली चीज है। तो दोस्तों अंत में अगर वो बच्चा अच्छा हो गया तो ये गॉड की और भगवान की कृपा है और ऐसी ही कृपा सब लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हम लोग आशा करते हैं। और इसके साथ ये स्टोरी का दोस्तों हम अंत करते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट में आप जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना करो यार, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने शेयर जरूर करो के यार। साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भाई देख, सब लोगों को बोल रहा हूँ, बेल आइकन दबाना मत भूलो मत, बिल्कुल। क्यों नहीं भूलना कि भाई बेल आइकन दबाओगे तब तो हमारी स्टोरी आप तक पहुंचेगी। नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने स्टोरी डाली। प्लीज यार, टन टना टन टन। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। भारत माता की जय।